हेलो स्टूडेंट। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 उत्पादन तथा लागत पढ़ेंगे। उत्पादन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो एक सिंपल टर्म्स में आप उत्पादन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज प्रोडक्शन? उत्पादन का मतलब होता है कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना। उसे हम उत्पादन कहते हैं, सीधी और सरल भाषा में। और लागत क्या होती है? जो खर्चा आता है उत्पादन करने में, एक उत्पादक को जो वो खर्चा करता है उत्पादन को करने में, वो लागत होती है, कॉस्ट होती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन की कितनी अवधारणाएं होती हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पादन फलन क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसे कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल का नियम किसे कहते हैं, कौन से काल के हैं ये दोनों नियम, इस बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्पादन और लागत की, जिसमें से आज हम पहले उत्पादन कवर करेंगे और कल वाले वीडियो में लागत कवर करेंगे। पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार से संबंध की चर्चा की थी। पुराना जो हमने पढ़ा वो सब उपभोक्ता से रिलेटेड था। आज हम जो पढ़ेंगे वो सब उत्पादक से रिलेटेड है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। इन आगतों के मेल से ये निर्गत का उत्पादन करता है। इसे उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब जो भी इनपुट्स हैं उसके पास, जो भी आगत है, उससे जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसे उत्पादन कहते हैं। या आप कह सकते हैं जो कच्चे माल है उसको पक्के माल में परिवर्तित कर रहा है वो उसको हम उत्पादन कहते हैं। आगतों को प्राप्त करने से क्रम में वह उसके लिए भुगतान करता है, ये उत्पादन की लागत कहलाता है। एक बार निर्गत का उत्पादन कर लेने के बाद फर्म उसे बाजार में बेचकर संप्राप्ति प्राप्त करता है। मतलब आपने पहले उत्पादन किया, उस पर जो पैसा लगाया उसे लागत कहते हैं, और जो आपने बनाया उस वस्तु को आपने बाजार में बेचा तो उससे जो आपको प्राप्त हुआ उसे वो संप्राप्ति कहलाते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। संप्राप्ति, आगम, रेवेन्यू ये सब एक ही शब्द हैं। इनका मतलब यही है कि जो भी एक विक्रेता को बेचकर जो लाभ होता है उसे हम संप्राप्ति, आगम या फिर रेवेन्यू कहते हैं। जो संप्राप्ति वह निवल लागत के रूप में अर्जित करती है उसे फर्म का लाभ कहा जाता है। या हम ये मानकर चलते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। एक फर्म अपनी लागत संरचना तथा निर्गत के बाजार कीमत को ध्यान में रखते हुए उसकी ऐसी मात्राओं के उत्पादन का निर्णय करती है जिससे कि उसका लाभ अधिकतम हो। तो अगर आप भी अपनी खुद की फर्म खोलोगे तो आपका उद्देश्य क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा लाभ कमाना है, लेकिन ज़्यादा पैसे लगाने हैं क्या? नहीं, पैसे कम लगाने हैं और लाभ अधिक कमाना है। तो न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ, यही हर एक फर्म का उद्देश्य होता है। इस अध्याय में हम एक फर्म के उत्पादन फलन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ आगतों तथा निर्गतों के बीच संबंध, उत्पादन प्रक्रिया में एक परिवर्तित आगत का योगदान तथा उत्पादन फलन के विभिन्न गुणों के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम फर्म की लागत संरचना को देखेंगे। हम लागत फलन तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागत वक्रों के गुणों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले उत्पादन फलन। उत्पादन पढ़ लिया, अब उत्पादन फलन क्या होता है? हमने मांग फलन पढ़ा था। मांग फलन क्या था? कि ऐसे तत्व जो मांग को प्रभावित करते हों। ऐसे उत्पादन फलन में ऐसे कौन सा तत्व हैं जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं? तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, तकनीक। ठीक है, ये सब किसके साधन है? उत्पादन के साधन है। और ये सब साधन उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो जब हम इन साधनों के बीच में और उत्पादन के बीच में संबंध को पढ़ते हैं या संबंध को समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब होता है अल्पकाल एक ऐसा काल है जिसमें एक साधन परिवर्तनशील और बाकी सभी साधन स्थिर होते हैं। और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। दीर्घकाल बहुत बड़ा होता है और जो समय की सीमा है कि दीर्घकाल होगा, अल्पकाल होगा, फिर अति अल्पकाल होगा, तो ये जो सीमा है समय की, ये मार्शल के द्वारा इसमें डाली गई थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है,
अब हम इसको लाइन टू लाइन के एनसीईआरटी क्या कहती है वो समझते हैं। एक फर्म को उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध बताता है। मतलब जो भी इनपुट्स है और जो आउटपुट है दोनों के बीच में जो रिलेशन है आगत और निर्गत के बीच में, वो कौन बताता है? उत्पादन फलन बताता है। और मैंने आपको आगत में क्या बताया? उत्पादन के साधन सारे जो हैं उनसे ही आप उत्पादन करोगे, तो उनके बीच में क्या संबंध है वो कौन बता रहा है? उत्पादन फलन बता रहा है। उपयोग में लाए गए आगतों को विभिन्न मात्राओं के लिए ये निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। एक विनिर्माता को लीजिए जो जूतों का उत्पादन करता है। वे दो श्रमिक एक तथा श्रमिक दो मशीन एक और मशीन दो तथा 10 किलोग्राम कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। श्रमिक एक मशीन एक को चलाने में निपुण है तथा श्रमिक दो मशीन दो को चलाने में निपुण है। यदि श्रमिक एक मशीन एक तथा श्रमिक दो मशीन दो का उपयोग करता है तो 10 किलोग्राम कच्चे माल का उपयोग 10 जोड़ी जूतों के उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तथापि यदि श्रमिक एक मशीन दो तथा श्रमिक दो मशीन एक उपयोग में लाता है जिसके प्रयोग में वह निपुण नहीं है, तब उसे 10 किलोग्राम कच्चे माल से वह केवल 8 जोड़ी बना पाएंगे। अतः आगतों को कुशल उपयोग में जूतों को 10 जोड़ियों उत्पादन हो सकती है, जबकि अकुशल उपयोग के कारण केवल 8 जोड़ी जूतों का ही उत्पादन हो पाता है। उत्पादन फलन आगतों के केवल कुशल उपयोग पर ही विचार करता है। इसका तात्पर्य ये है कि श्रमिक एक श्रमिक दो मशीन एक मशीन दो तथा 10 किलोग्राम कच्चा माल सम्मिलित रूप से 10 जोड़ी जूतों का उत्पादन कर सकते हैं, जो कि इस आगत संयोग के लिए अधिकतम संभावित निर्गत है। एक उत्पादन फलन एक दी हुई प्रौद्योगिकी के लिए परिभाषित किया जाता है। ये प्रौद्योगिकी ज्ञान है कि जो निर्गत के अधिकतम स्तरों को निर्धारित करता है, जिसका उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोगों को उपयोग में लाकर किया जा सकता है। यदि प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो विभिन्न आगत संयोगों में वृद्धि से प्राप्त होने वाला निर्गत के अधिकतम स्तरों को प्राप्त की जा सकेगी, तब हमें एक नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके उत्पादन के साधन हैं वो अधिक कुशल हैं तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, और अकुशल है तो आपका उत्पादन कम होगा। अगर आप नई तकनीक का प्रयोग करोगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, पुरानी करोगे तो उत्पादन कम होगा। उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का प्रयोग करती है ये उत्पादन का कारक कहलाता है। अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने ही विभिन्न आगतों का प्रयोग कर सकती है। इस समय हम एक ऐसी फर्म पर विचार करेंगे जो केवल उत्पादन के कारक एक तथा कारक दो का प्रयोग कर निर्गत को उत्पादन करती है। अतः हमारा उत्पादन फलन इस बात को इंगित करता है कि दो कारकों के विभिन्न संयोगों से निर्गत की कितनी अधिकतम मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। हम उत्पादन फलन को इस प्रकार लिख सकते हैं, Q इज द फंक्शन ऑफ x1 x2। ये बताता है कि हम कारक एक को x1 मात्रा तथा कारक दो को x2 मात्रा का प्रयोग कर वस्तु के अधिकतम मात्रा Q का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन फलन की तालिका ये आप देख लीजिएगा। तालिका 3.1 में उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण दिए गए हैं। बाईं कॉलम में कारक एक की मात्रा तथा ऊपर की पंक्ति में कारक दो की मात्रा बताई गई है। जैसे जैसे हम किसी भी पंक्ति में दाईं तरफ जाते हैं कारक दो की वृद्धि होगी, तथा जैसे जैसे हम किसी भी कॉलम में नीचे की ओर तरफ जाते हैं तो कारक एक में वृद्धि होगी। दोनों कारकों में विभिन्न मानों में कॉलम में नीचे की तरफ जाते हैं तथा के लिए तालिका तदनुरूप निर्गत स्तर दर्शाएगी। उदाहरण के तौर पर कारक एक की एक इकाई तथा कारक दो की एक इकाई के साथ फर्म अधिक से अधिक निर्गत की एक इकाई, कारक की 2 इकाइयाँ तथा कारक दो की 2 इकाइयों के साथ ये निर्गत की 10 इकाइयों का, कारक एक की 3 इकाई तथा कारक दो की 2 इकाइयों के साथ अधिक से अधिक निर्गत की 18 इकाइयाँ तथा इसी तरह से आगे भी उत्पादन किया जा सकता है। देखिए ये जो सब लिखा है इसमें तो आपको इतना याद रखना है कि उत्पादन क्या होता है और उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन क्या होता है? जो उत्पादन के साधनों और उत्पादन के बीच में संबंध को दर्शाता है, या आप कह सकते हैं जो निर्गत और आगत के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अल्पकाल वाला होता है और दीर्घकाल वाला होता है। अल्पकाल जिसमें एक साधन स्थिर होता है और सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, और एक साधन परिवर्तनशील होता है और
सभी साधन स्थिर होते हैं वो होता है अल्पकाल का, और दीर्घकाल का जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अगर आपके जो उत्पादन के साधन हैं, जो भी हमारा आगत है वो अच्छा होगा तो हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारे उत्पादन में कमी होगी। प्रौद्योगिकी अच्छी होगी तो उत्पादन वृद्धि होगी, और नहीं होगी तो उत्पादन में कमी होगी। हमारे उदाहरण में उत्पादन के लिए दोनों आगत आवश्यक है। यदि कोई भी आगत शून्य हो जाता है तो कोई भी उत्पादन नहीं होगा। दोनों सकारात्मक आगतों के साथ निर्गत सकारात्मक होगा। मतलब अगर आप पूंजी और श्रम ले रहे हो और उसमें अगर श्रम जीरो है और पूंजी से काम कर रहे हो तो आपका न जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों ही सकारात्मक होने चाहिए। अगर आप वो दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका उत्पादन भी पॉजिटिव होगा, अगर वो दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपका उत्पादन भी पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे जैसे हम किसी आगत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं, निर्गत में वृद्धि होती जाती है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल। अल्पकाल बताया था आपको मैंने, एक साधन परिवर्तनशील, बाकी सभी साधन स्थिर। और कौन सा साधन परिवर्तनशील होगा? श्रम। और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील। इसमें पूर्व की हम कोई अन्य विश्लेषण आरंभ करें। दो संकल्पनाएं अल्पकाल तथा दीर्घकाल की यहाँ चर्चा करना महत्वपूर्ण है। अल्पकाल में एक फर्म सभी आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकता। कारकों में से एक कारक एक अथवा दो में परिवर्तन नहीं हो सकता, अतएव वे अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन ला सकता है। जो कारक स्थिर होता है स्थिर आगत कहलाते हैं, और दूसरे कारक जिसमें हम फर्म परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तनशील आगत कहते हैं। मतलब जिनको बदल दिया है वो स्थिर है आगत है, स्थिर आगत जो नहीं बदले गए वो स्थिर आगत है, और जिनको बदल दिया वो परिवर्तनशील आगत है। मतलब एक साधन परिवर्तनशील और बाकी सभी साधन स्थिर। तो वो साधन जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया वो स्थिर साधन होते हैं, या वो साधन जिनमें सब कुछ बदल दिया गया वो परिवर्तनशील साधन कहलाते हैं। यहाँ पे साधन को आगत के रूप में बताया गया है। तालिका 3.1 में दर्शाए गए उदाहरण का गौर कीजिए। मान लीजिए कि अल्पकाल में 5 इकाइयाँ पर कारक 2 स्थिर रहता है, तब तदनुरूप कारक निर्गत के विभिन्न स्तर दर्शाता है, जिनका फर्म उत्पादन अल्पकाल में कारक 1 की विभिन्न मात्राएं उपयोग में लाकर कर सकता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों में साथ साथ परिवर्तन ला सकती हैं। अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर साधन नहीं होता, स्थिर आगत नहीं होता। मतलब मैंने आपको बता दिया दीर्घकाल में सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी स्थिर नहीं होता। साधन यहाँ पर आगत के रूप में बताया गया है। किसी भी विशेष उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकाल साधारणतः अल्पकाल की तुलना में एक दीर्घ समय अंतराल को प्रकट करता है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए दीर्घकाल काल अवधि विभिन्न हो सकती है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल को दोनों महीनों तथा अथवा वर्षों के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं है। हम दीर्घ अवधि अल्प अवधि को सामान्यतः इस दृष्टि को ध्यान में रखकर परिभाषित करते हैं कि आप आगत परिवर्तन है अथवा नहीं। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि अल्पकाल है तो कितना बड़ा है और दीर्घकाल है तो कितना बड़ा है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अल्पकाल और दीर्घकाल में जो हमारे परिवर्तनशील और स्थिर साधन है वो कितने हैं क्या हैं उनके बारे में बता सकते हैं, बाकियों के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आया कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद। सबसे पहले कुल उत्पाद मतलब टीपी, एपी और एमपी, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड और मार्जिनल प्रोडक्शन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे से आगे पहुंचाइए, और जिससे कि कई बच्चे जिनके पास शिक्षा अवेलेबल नहीं है वो पढ़ सकें। और कहीं भी अगर आपको कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी हिंदी में मैं थोड़ा सुधार कर रही हूँ, मुझे दिक्कत होती है बोलने में, थोड़ा सा कठिन शब्द होते हैं तो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बाइलिंगुअल रहूँ और बाइलिंगुअल में आपको हर एक वर्ड का एक अच्छे से मतलब बता पाऊँ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, और अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है। कल हम पढ़ेंगे उत्पादन की अवधारणाएं, जिसमें से हम पढ़ेंगे कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। थैंक यू।